साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जजमेंट है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का और जो मामले होते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जिनको हम कॉमनली कहते हैं ईडी केसेस, उसमें यदि आप बेल लगा रहे हैं तो ये जजमेंट जो मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे जजमेंट का नाम। जजमेंट है हितेश गांधी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और कुछ लोगों को जजमेंट मिल सकता है इस नाम से भी, हितेश गांधी बनाम ईडी। और जो डेट ऑफ जजमेंट है वो है 20/12/2025। इसमें क्या हुआ था कि एक बेल जो है मूव हुई थी और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम एंटिसिपेटरी मूव कर सकते हैं पीएमएलए केसेस में और हम रेगुलर बेल भी मूव कर सकते हैं। पर अगर आप मूव कर रहे हैं रेगुलर बेल तो हमें निर्भर करना होगा सेक्शन 483 BNSS पे। ये बेसिकली डील करता है विद द स्पेशल पावर ऑफ सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिगार्डिंग द रेगुलर बेल। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ईडी जो है एफआईआर नहीं काटती है। कई बार आपकी क्वेरी होती है कि ईडी एफआईआर काटती है, कि ईडी एफआईआर नहीं काटती है। जो भी शेड्यूल ऑफेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये लोग दर्ज करते हैं ECIR, फिर ये जांच करते हैं और कंप्लेंट जो है दाखिल करते हैं स्पेशल कोर्ट में एज पर सेक्शन 3/4 ऑफ PMLA। और इसके अलावा ये लोग निर्भर करते हैं धारा 44 PMLA पे। जो कंसर्न स्पेशल कोर्ट है वो लेता है प्रसंज्ञान और उसके बाद अगर सम्मन करना है आरोपी को तो वो सम्मन करता है। बट ईडी भी जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आरोपी को जो है गिरफ्तार कर सकती है, जिसके लिए धारा 19 PMLA काफी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी गिरफ्तारी इन द एंग्जाइटी इन द रूटीन में नहीं हो सकती है। स्ट्रॉन्ग रीजन फाइल पे होने चाहिए कि अरेस्ट जो है वो क्यों जरूरी है। अब ग्राउंड क्या अरेस्ट के, जिसके लिए आपको धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज BNSS जो है जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें ये स्पेसिफिक बताया गया है कि वो प्राइम कंडीशंस क्या है जहां पर अरेस्ट जो है वो रिक्विजिट है। सबसे पहले बात, अक्यूज जो है वो भाग रहा है, एब्सकॉन्ड हो रहा है, या वो दोबारा जो है ऑफेंस कमिट कर रहा है, गवाहों को टेम्पर कर रहा है, या गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या एविडेंसेस को डिसअपियर कर रहा है। दीज आर सम कंडीशंस जहां पर अरेस्ट हो सकता है। बाकी एम्पल गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, प्लीज डू नॉट डू अरेस्ट इन द रूटीन वे, इन द ऑटोमेटिक वे। जब भी आरोपी होता है जेल में, कोई भी मैटर हो, चाहे वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल केस हो, चाहे एसीडी केस हो, चाहे ईडी केस हो, उसके लिए बेल जो है प्रायोरिटी। तो बेल की ड्राफ्टिंग कैसे करें ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप केस लड़ते हो एंटी करप्शन का या ईडी का, जब भी लगेगी अपनी बेल प्ली तो हमेशा से स्टेट जो है रिप्लाई करते आइए। और रिप्लाई में वो कई ऐसे फैक्ट्स लेकर आते हैं जिसका जवाब हमारे पास में नहीं होता है, और कुछ ऐसे लॉ पॉइंट भी वो कोट करते हैं जिसका हमारे पास उत्तर नहीं होता है। इसलिए बेल लगाने में जल्दबाजी मत करो। आप लोग क्या करते हो, बगैर एफआईआर पढ़े या बगैर जो फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है उसको देख करके बेल लगाते हो, जो गलत है। और खासकर अगर मामला ईडी का है तो वहां तो हमको लेनी पड़ेगी पहले तो बेल शेड्यूल ऑफेंस में, फिर उसके साथ साथ हमें अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए बिफोर द स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद द केसेस ऑफ पीएमएलए। क्लियर है बात ये? तो बहुत टेक्निकली हमें आगे प्रोसीड करना होगा और एक एक बिंदु पर जो है हमें काम करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ये आपको जो है मैं नोट करवा रहा हूं। साथियों यहां पर जो मामला था वो जुड़ा हुआ था फॉर्जरी से और धारा 13(1)C, धारा 13(1)D PC8 से। क्लियर है बात है? यहां पर एक स्टोरी लेकर आया प्रोसिक्यूशन की जो आरोपी गण है दे आर इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल फाइनेंशियल स्कैम। बेसिकली हम सब जानते हैं कि सरकार जो है देती है स्कॉलरशिप गरीब बच्चों के लिए कि वो आगे बढ़ सकें और अच्छी एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकें। इन लोगों ने क्या किया, ये सारा पैसा जो है डाइवर्ट कर दिया और करीबन करीबन स्कैम था 200 करोड़ का। कैन यू इमेजिन? कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पर आरोप है मनी डाइवर्जन का और आप जो है बेल प्ली को मूव कर रहे हैं, चाहे वो एंटिसिपेटरी है चाहे वो रेगुलर बेल है, तो आपको धारा 45 PMLA का टेस्ट जो है पास करना होगा। मोटी मोटी बात यह है कि जो भी ये डाइवर्जन है, क्या ये डाइवर्जन एज पर लॉ है या नहीं है। अगर वो नहीं है, अल्टीमेटली आप हो जाएंगे बुक और आप वहां पर बच नहीं पाएंगे। आप लोग क्या करते हो, सामान्यतः बेल को मूव करते हो बट आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हो। हमें काम करना है रूट कॉज पे। यहां पर रूट कॉज क्या है, मनी डाइवर्जन कैसे हुआ। तो इसलिए जब भी कोई कार्रवाई हो रही है बाय ईडी या बाय एंटी करप्शन, तो आपको सबसे पहले देना है अपना सबमिशन। क्लियर हो गया अपने को, जिसको हम कहते हैं ज्ञापन। और जो भी स्पेसिफिक मोटिव है क्राइम का और जो मोडस बताया गया है जिसके तहत आपका रोल बन रहा है, उस पर आपका एक सही जवाब होना चाहिए। अगर जवाब आपका सटीक नहीं है, जवाब स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर उम्मीद मत करना आप कोई भी रेमेडी की। क्लियर है बात ये? इससे बेटर है केस को लड़ लो, जो भी आपको ठीक लगे, फिर सजा होगा बरी होगा वो आपका भाग्य है। क्लियर है? पर आप चाहते हो वास्तव में रिजल्ट्स लेना, आप चाहते हो अपना इनोसेंस प्रूव करना, तो फिर केस में जो है अपने को काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो इस केस में जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के वो भी इन्वॉल्व थे। इनका कहना यह था एजेंसी का कि यहाँ पर एक कनाइवेंस हुआ है और उस कनाइवेंस के अंदर
सारा का सारा मनी जो है वो डाइवर्ट हुआ और जिसका अनावश्यक फायदा जो है उठाया गया बाय द अक्यूज पर्सन, और जो उसके ट्रेसेस थे वो उनके अकाउंट से मिले। और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज जो है वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता है, वो गलतियां करता है, वो गलतियां होती है बोनाफाइड। पर क्या करें, कानून ऐसे बने हुए हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का क्राइम डिटेक्ट हुआ है और एजेंसी जो है जांच कर रही है, तो बर्डन जो है आपके ऊपर है टू प्रूव दैट इट इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग। और जो भी ये डाइवर्जन हुआ है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, जिसके लिए आप पीएमएलए कानून का धारा 24 जो है पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो जब बर्डन अपने ऊपर है और नियम कायदे कानून अपन समझ रहे हैं, तो फिर अपन गलती क्यों कर रहे हैं? क्लियर है बात? ये तो इसलिए एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलो। और एक बात ध्यान रखना कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, कन्फेशन नहीं करना है अपने को। ये लोग क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं अब कि तुम कन्फेस कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, दे में ऑल्सो आस्क यू कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जो अन्य आरोपी गण हैं उनको अपन जो है पकड़वाएंगे, उनको जो है दिलवाएंगे सजा। आप बेटर ये रहेगा कि कन्फेस कर लो। कन्फेशन इवन ऑब्टेन बाय डिसेप्शन बाय एनी मीन्स, अगर वो रिलेवेंट है तो वो पढ़ा जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी कन्फेशन नहीं देना है अपने को। ये लोग कुछ भी पूछते हैं, आप शांति रखो। धारा 38 BENSS में आपको अधिकार है वकील साहब से परामर्श करने का। इनकी कोई भी क्वेरी है उससे भाग नहीं रहे हम, पर क्वेरी का जवाब जो है आपको राइटिंग में देना है। जिसका फायदा क्या मिलेगा अपने को कि वो राइटिंग अपने हाथ में। अमूमन क्या होता है कि हम बोलते हैं ये लिखते हैं, ये लिखते हैं अपने हिसाब से, तो उसका नुकसान जो है हमें खाना पड़ता है। तो इसलिए आपको ही अपना सबमिशंस देना है राइटिंग में। यू मे कंसल्ट द लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर दबाव में आ सकते हैं कि साहब ये मारेंगे पीटेंगे, ये लोग मारपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? और एक काम कीजिएगा, जब भी आप जा रहे हैं बिफोर ईडी या बिफोर सीबीआई और आपको 100% ये कंफर्मेशन है कि आप तो गिरफ्तार आप हो ही जाओगे, आपके वकील साहब से ये निवेदन कीजिएगा कि वो कंसर्न कोर्ट में एक अर्जी जो है दाखिल कर दें कि मेरे क्लाइंट को जो है अरेस्ट किया जा रहा है, उसे कंपेल किया जा रहा है टू कन्फेस। जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को, अगर ये आपको धमकाएंगे, आपको कंपेल करेंगे फॉर कन्फेशन, तो वहां पर हम एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है पहले ही एडवांस में जो है क्रिएट कर लेंगे, तो उसका डैमेज जो है हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये बातें बहुत छोटी हैं पर है गंभीर, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, हमें हमारे अधिकार ही नहीं पता, जिसका गलत फायदा जो है उठा लेते हैं। देखिए छोटी सी बात यह है, आप फर्ज करो जब युद्ध हुआ था महाभारत का, बेचारा अभिमन्यु, उसको घेर के लोगों ने मार दिया, उस पर रहम ही नहीं पाला। क्लियर है बात ये? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि अगर अगला व्यक्ति निहत्ता है तो उस पर हमला करके उसको मार दो। तो वही स्थिति साथ में आपकी हो रही है, आपको लो आता नहीं है, कोई आप तक मदद जो है पहुंच नहीं रही है, आप कन्फाइंड हो और ये सब घेर के आपको मार रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मदद की गुहार तो करनी ही है। भाई अभिमन्यु तो गुहार नहीं कर पाया, पर आप तो गुहार कर सकते हो। तो गुहार कैसे करनी है आपको? आप उनसे ये कहिए कि मुझे मेरे वकील से मिलवाइए, आपको अधिकार है। और विद इन 24 आवर्स अगर आपको डिटेन कर लिया उन लोगों ने, बिफोर स्पेशल कोर्ट जो है पेश करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल 22 संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो वहां पर सारा खेल टाइमिंग का है, आपके वकील की अलर्टनेस का है, और सारा खेल है एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग का। कहीं भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एक अच्छी रेमेडी को हम गवा देंगे। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना। साथियों, मैं आपको एक बात यहां पर नोट डाउन कराना चाहता हूं, धारा 3/4 पीएमएलए का बेस क्या है कि जो भी कंसर्न क्राइम जो हुआ है वो शेड्यूल ऑफेंस है पीएमएलए में, और जो कंसर्न क्राइम हुआ है उसमें जो कंसर्न एडवांटेज हुआ है आरोपी को, तो वो एडवांटेज क्या कहलाएगा? प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर कंसर्न ऑफेंस शेड्यूल ऑफेंस नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आप पीएमएलए के तहत बुक नहीं हो सकते। एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, कई बार क्वेरी होती है कि किसी अक्यूज को जो है गिरफ्तार कर ले शेड्यूल ऑफेंस में, बाद में किसी अन्य आरोपी का नाम आया, भले उसका नाम नहीं है शेड्यूल ऑफेंस में, पर वो शेड्यूल ऑफेंस अगर कवर है पीएमएलए में, तो भले आपका नाम नहीं है तब भी ईडी जो है प्रोसीड कर सकती है। तो मैंने उस क्वेरी का भी जो है आपको उत्तर दे दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर डिले है इन द एफआईआर, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जहां पर डिले है ट्रायल में, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, पर हर समय ये पॉइंट काम नहीं करेगा। डिले अक्यूज के पार्ट पे नहीं होनी चाहिए। अगर अक्यूज को डिले कर रहा है तो वहां पर आर्टिकल 21 संविधान का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। ऐसे सिनेरियो में धारा 45 पीएमएलए के तहत जो शर्तें हैं उसको हम डाइवर्ट या डाइल्यूट नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट है बेल पॉइंट पे, जिसका नाम है मनीष सिसोदिया बनाम ईडी, और आप सब वाकिफ इस नाम से। क्लियर है बातें? तो मेरा कहना है कि जब भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग में दम होना चाहिए। आपको ये शो करना कि मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने ज्ञापन दिया, ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैं लंबे टाइम से जेल में हूं, मेरा जो ट्रायल है वो प्रोसीड ही नहीं हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे परजुरी कॉज हो रही है। जब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा तब तक फायदा आपको नहीं मिलेगा। साथियों, इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट जो है बल्कि
ट्रायल जो है टाइमली कंक्लूड नहीं हो पाएगा। अगेन वी विल हैव द बेनिफिट, बट मैं वही निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि सब कुछ डिपेंड है हमारी ड्राफ्टिंग पे। जितना ड्राफ्टिंग अप्रोप्रिएट होगा, पिन पॉइंट होगा, उतना ही हमें फायदा मिलेगा। अब कई बार दाखिल करते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को, कितने लोग हैं जो उस रिपोर्ट को पढ़ के ड्राफ्टिंग करते हैं? बहुत कम। इसलिए ड्यूटी क्लाइंट की भी है कि वो सपोर्ट करे वकील साहब को, सारी बातें बताए, ताकि जो भी लेकुनास हैं उस पर वो काम करते हुए वर्कआउट कर सके। क्लियर है बात? ये आप हर एक एंगल से केस को देखिए, आपका अटैचमेंट सही है या नहीं है, जो एलिस प्रोसीड ऑफ क्राइम है वास्तव में क्या वो जेन्युइन मनी है या नहीं है। तो आपको हर एक बिंदु पर काम करना होगा और अपना एक प्रॉपर सबमिशन जो है कोर्ट में देना है, तो एक कंफ्यूजन जज के माइंड में ना रहे और हमें इसका फायदा जो है मिल जाए। साथियों, इसके अलावा क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। पॉसिबिलिटी नहीं है टू फ्ली अवे फ्रॉम जस्टिस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पासपोर्ट को जो है सरेंडर कर दो। क्लियर है बात? ये तो आपको अपना कॉन्टेक्ट शो तो करना होगा ना, अगर कॉन्टेक्ट शो नहीं करोगे तो फिर फायदा अपने को कैसे मिलेगा? इसके अलावा कई बार एंटीसिपेटरी मिलती है, पर एंटीसिपेटरी में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली ज्वाइन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन, तो मामला आता है नॉन कॉपरेशन का, तो वहां पर फिर हमें एब्सोल्यूट बेल का जो है फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए ये गलतियां बारीक बारीक हैं, जिसको ना आप जो है दोहराएं। अगर दोहराएंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है टू इंटरफेयर विद कोर्स ऑफ जस्टिस? अगर ये सारे पैरामीटर पर आप काम कर लेंगे, और खासकर पैरामीटर अरेस्ट का, कि अरेस्ट जो है आपका गैर कानूनी है, डेफिनेटली वी आर हैविंग गुड चांस टू गेट बेल। तो इन सारे पैरामीटर पे काम किया आरोपी ने, अल्टीमेटली गॉट द बेल रेमेडी। पर जब मैंने इस फैसले को पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो मनी डाइवर्जन हुआ उसका क्या स्पष्टीकरण था, वो नहीं है रिकॉर्ड पे। क्लियर है बात है? तो इसलिए हमें वो गलती नहीं करनी है, और जब भी आप केस को लड़ रहे हो हर एक बिंदु पर प्रॉपर जवाब देते हुए चलना है, वही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।